मैं अपनी पत्नी के साथ बुढ़ापे में इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। घर में सन्नाटा पसरा था, तभी मीता की आवाज़ गूंजती है, तुम अपने अम्मा बाबूजी को मझले भैया के घर क्यों नहीं भेज देते हो? मैंने इनका ठेका नहीं ले रखा है। बाकी दोनों देवरानियाँ तो ऐश कर रही है और मैं बूढ़े सास ससुर की सेवा में लग रही हूँ। इनके यहाँ रहने से मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। दोनों दिन भर मुझ पर हुक्म चलाते हैं और मैं इनके आगे पीछे होती रहती हूँ। मुझे भी कुछ दिनों के लिए मुक्ति चाहिए और खर्च का तो कोई पारा ही नहीं है। महीने भर का बजट बिगड़ जाता है। इनकी दवाइयाँ और फल सलाद कितनी महंगे आते हैं। कभी जूस बना कर दो तो कभी काढ़ा बना कर दो। यही काम करते रहो। पूरे घर का खाना भी बनाओ, फिर आपके बाबूजी के लिए अलग से खिचड़ी दलिया भी पकाओ। मैं क्या आप अपनी सारी उम्र इसी रसोई में गुजार दूं? मेरी अपनी कोई ज़िंदगी है भी नहीं। अपनी पत्नी मीता की बातें सुनकर सुधीर खुद बड़ा बेचैन हो रहा था। एक तरफ उसे ऑफिस जाना था और दूसरा हर सुबह मीता की चिक चिक शुरू हो जाती थी। अम्मा बाबूजी जब भी रहने आते थे वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी और उसका मूड भी उखड़ा सा रहता था। कभी वो बच्चों पर गुस्सा करती तो कभी वो अपने पति सुधीर पर चिल्लाती थी। वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने सास ससुर को ही सुनाती थी। अब उनकी भी मजबूरी थी, वो भी आखिर कहाँ जाए। उम्र हो चुकी थी, आय का कोई जरिया नहीं था। जिस बेटे बहू के घर रहने जाते थे वो ही उन्हें सुनाते रहते थे। दिन भर उन दोनों के लिए काटना मुश्किल हो जाता था। मीता की सास सरस्वती देवी को घुटने में दर्द रहता था और ससुर मनोहर जी को उठने बैठने में परेशानी होती थी। उन दोनों के घर में इसी तरह बैठे रहने से बहुएं चिढ़ सी जाती थी और अनाप शनाप कुछ भी बोलती रहती थी। दोनों दंपति मजबूर थे। अब बुढ़ापा आ गया तो क्या खाने पीने को, पहनने को, जीने को दवाइयाँ भी चाहिए था। उनका भी नंबर बंधा हुआ था। जिस बेटे के घर 4 महीने रहेंगे उनका पूरा खर्चा वो ही उठाएगा। अब मनोहर जी बैठे बैठे अखबार पढ़ लेते थे, पर उनका चश्मा टूटे हुए 7 दिन हो गए थे। पर मीता चश्मा बनवाने नहीं दे रही थी, क्योंकि थोड़े ही दिनों बाद वो मझले बेटे अनुभव के घर जाने वाले थे, तो वो ही चश्मा बनवा देगा। वैसे 4 महीने से ऊपर हो गए थे, इसलिए मीता झल्ला रही थी। मझले बेटे अनुभव को घूमने जाना था तो वो चला गया और इधर सरस्वती देवी और मनोहर जी को रहते हुए 3 दिन ज़्यादा हो गए थे। सरस्वती देवी और मनोहर जी के 3 बेटे थे, सुधीर, अनुभव और गौरव। तीनों एक ही शहर में अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। दोनों ने मिलकर तीनों बेटों की अच्छे से परवरिश की, उन्हें बड़ा किया और उन्हें पढ़ाया। मनोहर जी की कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं, इसलिए प्राइवेट नौकरी में छोटे बड़े कर्ज लेकर बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर ही दिया। उन्होंने अपने छोटे से घर में अपने माता पिता, पत्नी और तीनों बच्चों को अच्छे से रखा। वो दिन रात जी तोड़ मेहनत करते थे ताकि परिवार चला सके। जैसे तैसे उन्होंने अपने माता पिता की भी सेवा की और बच्चों के भी सारे खर्च उठाए। ये बात अलग थी कि इसी कारण वो अपने खुद का घर नहीं बना पाए थे। अपनी पूरी ज़िंदगी किराए के एक छोटे से घर में निकाल दी।
अपनी सेविंग, बच्चों की पढ़ाई और करियर में खर्च कर दी। उन्हें याद है जब बड़े बेटे सुधीर की नौकरी लगी थी तो उन्होंने आस पड़ोस में मिठाई बांटी थी। सुधीर की नौकरी लगते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। अच्छी सैलरी थी, पर कोई भी लड़की वाला छोटे से घर में अपनी बेटी को नहीं देना चाहता था और सुधीर भी अब इस घर में नहीं रहना चाहता था। उसने कर्ज पर एक बड़ा फ्लैट बुक करवा लिया तो सबने सोचा अब सब मिलकर उस बड़े घर में रहेंगे। सुधीर की शादी हुई और वो अपने पत्नी को लेकर अपने घर में चला गया। उसने किसी से कहा भी नहीं कि सब मेरे घर में रहने चलो। अपने दादाजी के निधन पर भी वो पूरी रात नहीं रुका। सुधीर और मीता सुबह आते थे और रात को वापस अपने घर चले जाते थे। उसने घर खर्च देने पर भी हाथ खड़े कर दिए कि उसे फ्लैट की किस्त भी भरनी होती है और नई नई गृहस्थी में 100 खर्चे लगे ही रहते हैं। मझले बेटे की अलग ही कहानी है। वो कॉलेज में सुनिधि से प्यार करता था और सुनिधि अपने परिवार में इकलौती बेटी थी। उसके पिता की शर्त थी कि मेरी बेटी उसी से शादी करेगी जो मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहेगा। अनुभव ने अपनी नौकरी छोड़ दी और सुनिधि से शादी करके घर जमाई बन गया और अपने ससुर जी के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगा। वो बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर घूमने जाया करता था और अपनी पत्नी को भी ले जाया करता था। मनोहर जी की माँ भी अब बीमार रहने लगी थी। उन्होंने सुधीर और अनुभव से मदद करने को कहा, पर दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। सरस्वती जी ने अपने गहने बेचकर सास का इलाज करवाया, पर उन्हें बचाया न जा सका। तीसरा बेटा गौरव भी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। उसकी भी नौकरी लग गई और बड़ी ही अच्छी कंपनी में लगी थी। अब मनोहर जी ने सोचा कि मेरे दिन फिर जाएंगे, पर वो भी अपने भाइयों के ही नक्शे कदम पर चलने लगा। जब दोनों बड़े भाइयों को अम्मा बाबूजी की चिंता नहीं है तो मैं क्या करूं? उसने कुछ महीने नौकरी की थी। वहीं ऑफिस में काम करने वाली मेघा से उसने लव मैरिज कर ली। तीनों बेटे उन दोनों को अपने हाल पर छोड़ गए। बहुएं कभी वहां आकर रहना भी पसंद नहीं करती थी। मनोहर जी रिटायर हुए तो उन्हें जो पैसा मिला तो उन्होंने अपना सारा अगला पिछला कर्ज जो लोगों से और बैंक से बच्चों की पढ़ाई और करियर के लिए लिया था वो सब चुका दिया। उन्होंने तीनों बेटों को कहा कि अब हम दोनों तुम तीनों की जिम्मेदारी हैं। तुम्हें अपने अम्मा बाबूजी का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सारा पैसा और गहने चले गए हैं और ये मकान भी किराए का है। इसका किराया भी हम नहीं चुका सकते हैं। तीनों बेटों और बहुओं ने मिलकर निर्णय लिया कि अम्मा बाबूजी दोनों साथ में हर बेटे के घर 4 महीने रह लेंगे और फिर 4 महीने के बाद दूसरे और फिर तीसरे बेटे के घर पर रह लेंगे। सुधीर के घर रहते हुए उनको 4 महीने 4 दिन हो गए थे, पर अनुभव लेने नहीं आया। इसी बात पर मीता गुस्सा हो रही थी। खुद तो घूमने चले गए और मुसीबत हमारे यहाँ छोड़ गए। 4 दिन ऊपर हो गए। अगर कल तक नहीं आएंगे तो मैं इन दोनों का खाना नहीं बनाऊंगी। बाहर से खाना मंगवा कर
बिल अनुभव भैया को भेज दूंगी। बहू की इतनी कड़वी बातें सुनकर सरस्वती देवी की आंखें भर आई। सच है, माँ बाप बनकर हमने अपने तीनों बच्चों को कई सालों साल पाला संभाला, लेकिन ये तीनों मिलकर भी हम दोनों को संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ सरस्वती, हमारे पास पैसा नहीं है ना, जो था इन तीनों पर खर्च कर दिया और ये तीनों अब हमें आँख दिखाते हैं, हमसे ऊंचे स्वर में बात करते हैं। बहुएं 2 रोटी क्या देती है, ताने देकर सीना छलनी कर देती है। 4 दिनों बाद अनुभव दोनों को लेने आता है और अपने घर ले जाता है। अम्मा बाबूजी, आपके रहने की व्यवस्था घर के पीछे वाले कमरे में की है, आपको जो भी ज़रूरत हो बोल देना। अनुभव चला जाता है। सुबह शाम नौकर चाय पानी और खाना रख जाता था। सरस्वती देवी तो ये सोचकर आई थी कि अनुभव के बच्चों को गोदी में खिलाएगी, पर उसके बच्चों को तो आया संभालती है और बहू सुनिधि अनुभव के साथ ही बिजनेस करती है। दोनों को पीछे वाले कमरे से घर में आने की इजाज़त नहीं थी। अनुभव एक बार उन्हें पीछे कमरे में छोड़ कर क्या गया, वो दोबारा आया ही नहीं और सुनिधि तो अभी एक बार भी उनसे मिलने आशीर्वाद लेने नहीं आई। एक सुबह सरस्वती जी पीछे टहल रही थी कि उन्हें अपने पोते की झलक दिखाई दी। वो मोहवश घर के अंदर चली गई। आया उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो चुप नहीं हो रहा था और लगातार रोए जा रहा था। 9 महीने का बच्चा बोल भी कहाँ पाया है। उन्होंने उसे गोदी में लिया और उसकी नाभि पर हींग लगा दी। वो चुप हो गया और हंसने लगा। वो उसका लाड़ दुलार करती रही। थोड़ी देर बाद बेटे और बहू आए और आया का गुस्साया चेहरा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, इन्होंने मेरा अपमान किया है और मेरे हाथ से बच्चा ले लिया। ये सुनते ही दोनों उसे मनाने लग गए। सुनिधि गुस्सा हो गई, आपने मेरा बच्चा हाथों में क्यों लिया? क्या पता आपके हाथ भी साफ है या नहीं। अनुभव कुछ न बोला। सरस्वती देवी रोते हुए पीछे कमरे में आ गई। आज वो फूट फूट कर रोई। मनोहर जी ने रोका नहीं। तू रो ले, मन हल्का कर ले, ऐसे नालायक बेटों को जन्म देने का अफसोस मना ले। जैसे तैसे 4 महीने निकल गए। गौरव उन्हें लेने आ गया। उन्हें पता था जहाँ 2 बेटों के घर वो बोझ बन गए थे, वहीं तीसरे बेटे के घर में भी दुर्गति होने वाली है। गौरव और मेघा नौकरी करते थे। उनके घर खाना बनाने वाली आती थी। सुबह 6 बजे ही वो रोटियां बनाकर रख जाती थी। रोटियां भी बड़ी पतली होती थी और मेघा 4 जनों के लिए केवल 8 रोटियां ही बनवाती थी। 2 रोटी वो भी इतनी पतली होती थी कि दोनों का पेट ही नहीं भरता था। मोटा अनाज खाने वाले दोनों दंपति भूखे ही रह जाते थे। उन्होंने गौरव को कहा भी कि 2 रोटी कम पड़ती है, ज़्यादा बनवाया कर। मेघा ने सुन लिया। आप दोनों दिन भर घर पर बैठे ही तो रहते हैं, ज़्यादा खाना खाएंगे तो पचेगा नहीं। इस उम्र में कम ही खाना चाहिए। इसके बाद दोनों ने कभी बेटे बहू को नहीं टोका। एक रात दोनों ने मिलकर फैसला किया और रविवार को तीनों बेटों को एक साथ बिठा लिया। मेरे बच्चों, हम दोनों ने फैसला किया है कि हम दोनों तुम तीनों के ही घरों में रहना नहीं चाहते हैं। तुम तीनों ही हमें ऐसे खाना देते हो जैसे कि कोई एहसान करते हो।
हमारे अंदर भी स्वाभिमान है। हम इज्जत की रोटी खाना चाहते हैं। तुम तीनों के घर में हमारे साथ जो व्यवहार होता है वो हम और सहन नहीं कर सकते। मैंने एक छोटे से किराए के घर में अपने माँ बाप के साथ तुम तीनों को भी अच्छे से पाला और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। जितना मुझसे हो सकता है मैंने किया और तुम तीनों एहसान फरामोश माँ बाप को उनके हालातों से अकेला लड़ने के लिए छोड़ गए। तुम तीनों मिलकर हम दो को भी नहीं संभाल पा रहे हो। हमारे लिए तुम सबके पास ना तो समय है, ना मान, ना सम्मान, और ना ही तुम हमसे प्यार करते हो। हम दोनों की अलग रहने की व्यवस्था कर दो। हमसे बहुओं की झिड़कियाँ रोज़ नहीं झेली जाती। कहीं भी एक किराए का घर ले दो, उसके किराए की बिजली, पानी, राशन की व्यवस्था तुम तीनों को मिलकर करनी होगी और एक फुल टाइम मेड रखवा दो। जो भी खर्चा आए बराबर बांट लो ताकि हम लोग अपना अंतिम समय इज्जत से बिता सकें। हमें रोज़ रोज़ अपमानित नहीं होना पड़े। 4 दिन किसी बेटे के यहाँ ज़्यादा रुक जाएं तो 2 रोटी के लिए सुनना पड़े। तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं कोर्ट में भरण पोषण के लिए अर्जी लगा दूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ बुढ़ापे में इज्जत से रहना चाहता हूँ। मनोहर जी की बातें सुनकर तीनों की नज़रें झुक गई। उन्होंने माफ़ी मांगी पर मनोहर जी जिद पर अड़े रहे। तीनों बेटों ने वैसे ही किया जैसा मनोहर जी ने कहा। अब वो अपनी पत्नी के साथ इज्जत से एक छोटे से घर में फिर से रहने लगे। दोस्तों, माँ बाप सब बच्चों को बड़े प्यार से पाल लेते हैं। उनके लिए कितने ही समझौते करते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, और वही बच्चे अपने माँ बाप को मिलकर भी संभाल नहीं पाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनके भी बच्चे होंगे, उन्हें भी बुढ़ापा आएगा। आशा करती हूँ फ्रेंड्स ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।